को रचना करनी है और उसमें जो रचना के जो स्टेप्स होते हैं उनको आप मिटाएं ना। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो रचना के जो चरण होते हैं उसको मिटाएं ना, स्टेप्स। यदि पूछा गया हो तो संक्षेप में उसके आवश्यक पद भी लिखें, मतलब कि उसको कैसे आपने ड्रॉ किया, उसको बनाया कैसा है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखें। प्रश्न के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। मतलब जो क्वेश्चन लिखा गया वो तो अगर आपको रफ कार्य नहीं करना है तो आपको दोनों के पृष्ठों पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और जो प्रश्न संख्या जो 1 दी है उसमें आपको स्टेप्स नहीं लिखने हैं, कि मतलब उसका आंसर का सोल्यूशन नहीं देना है, सिर्फ आपको टिक करना है। फिर आता है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचें। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध एवं अपूर्ण माना जाएगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में चित्र खींचना आवश्यक है और आप तो उसमें आप अपनी इच्छा से चित्र खींच सकते हैं। अगर आपने उसमें चित्र अगर नहीं खींचते हैं तो उस स्थिति में आपका जो क्वेश्चन है उसको अधूरा माना जाएगा और उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको परीक्षा में ध्यान रखनी है, कि आप इसको रीड भी कर सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल सही उत्तर मतलब टिक करना है, छांट करके टिक करना है। फिर बात आती है कि हर के 2m इंटू 5n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे डिनोमिनेटर में इसमें दिया है 12 50 में, शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा सकता है। तो इसको आपको लासा निकाल लेना है। जैसे आप लासा निकालेंगे तो क्या होगा, इसको लासा निकालने के लिए जब करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 12 50 इसको लासा निकालेंगे तो 2 की पावर करके कुछ आएगा और 5 की पावर करके कुछ आएगा। तो उसकी पावर में जो जो n बड़ा होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का उसमें उतने ही नंबर प्रसार किया जा सकता है। आइए हम इसका सलूशन आगे देख लेते हैं। ये रहा आपका सलूशन। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर जो ये संख्या है इसमें कितने अंकों तक इसका प्रसार किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसको हमने फैक्टराइज किया, इसका लासा निकाला, फिर इसको 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी 2 की पावर m और 5 की पावर n से इसका कंपैरिजन कर दिया जाता है। फिर जहाँ पर m की पावर आता है, m बराबर 1 आता है और n बराबर 4 आता है। यहाँ पर देखते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन m है, तो दशमलव का प्रसार इसी आधार पर हम कर सकते हैं और इसका प्रसार 4 अंकों तक रहता है, इसलिए हमारा जो विकल्प नंबर 4 है वो सही होगा। तो यहाँ पर हम चौथा विकल्प हमारा सही होगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बताइए कि इसमें कितने शून्यांक हैं। शून्यांक का मतलब होता है कि x की वैल्यू यहाँ पर हम शून्यांक का मतलब होता है कि x की किन किन मानों कितनी बार, मतलब x की कितनी बार जीरो होंगे। इस समीकरण में जो x की वैल्यू है कितनी बार जीरो होगा, मतलब x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ पर x अक्ष को काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यांक कितने होंगे, 4 शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका चौथा आंसर होगा, ये 4 शून्यांक होंगे ये। अब अगला क्वेश्चन है, बात आती है अगले क्वेश्चन की, देख ले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि ABC और त्रिभुज ABC और DEF ऐसे दो त्रिभुज हैं कि AB अपान DE, BC अपान EF, AC अपान DF इज इक्वल टू 4/9। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का रेशियो आपको निकालना है। मतलब दो त्रिभुज ऐसे दिए गए हैं जिनका जो साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, उनका रेशियो दिया गया है और उनका रेशियो 4/9 दिया गया है। तो इनका जो हम दोनों त्रिभुजों का जो हम एरिया निकालेंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है समरूप त्रिभुज की। समरूप त्रिभुज में ऐसे जो त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं एक जैसी होती हैं, मतलब उनकी संगामी भुजाएं जो होती हैं उनका रेशियो बराबर होता है, संगामी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। ये होता है प्रॉपर्टी होती है समरूप त्रिभुज की।
तो इसमें ए बी अपान ये ए बी अपान डी मतलब इन सभी का रेशियो 4/9 है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, आपको ये लर्न होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आपको सॉल्व करना नहीं होता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना होता है कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं MCQ, तो उनको सॉल्व करना नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दिया जाता है तो वही इसका रेशियो होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा 4 का हो जाएगा 16, 16 और 9 का हो जाएगा 10। ये आपका क्वेश्चन सही होगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 प्लस कास की पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसका बेसिक क्वेश्चन है कि आप जो मान ज्ञात किए होंगे पिछले क्लास में पढ़ा होगा या फिर इसी क्लास में पढ़ा होगा। तो साइन थीटा और कास थीटा के मान बराबर कब तब होते हैं, जब वो 45 पर होते हैं। तो यहाँ पर आप थीटा के मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ से आप मेथड से लगा सकते हैं। जैसे साइन थीटा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, फिर इसको कॉस थीटा और इसको जब नीचे लाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये होता है टेन थीटा के। ये बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो आंसर होगा ये होगा बराबर 45 के। थीटा इज इक्वल टू π/4 होगा। तो जब π/4 का मान हम इसमें रखेंगे, साइन की पावर 4 साइन π/4 का होल स्क्वायर प्लस कॉस π/4 का होल स्क्वायर करेंगे। जब इसमें हम मान पुट करेंगे तो साइन π/4 का मान होता है 1/√2 का होल पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर होल पावर 4। तो यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 4, फिर वहाँ पर 1/4 हो जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 1/2 आएगा। ऐसे कैलकुलेशन होगा। हम आपको इसके कैलकुलेशन दिखाते भी हैं ताकि आप स्टैंडर्ड तरीके से इस कैलकुलेशन को कर सकें। देखिए हमें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया आपका क्वेश्चन कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया गया था। तो यहाँ पर हमने ये किया, फिर इसको हमने इधर लेकर गए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इधर हम जब नीचे लेकर आएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर होना रहेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू इस टेन 45 का मान होता है, ये π/4 का मान होता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू π/4 मतलब ये वाला ये जो साइन क्रॉस का साइन लगा हुआ है इसको हम पाई के रूप में डिनोट करते हैं क्योंकि ये पाई होता है। इसमें डिजिटली अच्छे से पाई आ नहीं रहा था कैलकुलेटर मुझे लैपटॉप पर, तो हमने इससे किया है, इससे डिनोट कर दिया है। ये पाई है, इसको हम जब भी इसमें देखेंगे तो पाई का इंडिकेशन देगा, मतलब जो जहाँ पर ये चिन्ह बना होगा उसको हम पाई कहेंगे क्योंकि लैपटॉप में पाई आ नहीं रहा था तो हमने इसको क्रॉस दूसरे डिजिट से डिनोट कर दिया है। फिर बात आती है अगले, फिर हम यहाँ पर जब इसका मान निकाल लेंगे तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर साइन की पावर 4 साइन π/4 का होल पावर 4 और कॉस π/4 इसका मान हम रखेंगे। तो यहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया, ये होता है साइन, ये भी कॉस का होता है, यहाँ पर ये रख दिया। फिर उसके बाद हमने इसका मान रखा और यहाँ पर हमें 1/2 आंसर प्राप्त हो गया। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु 3,4 वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, पहले x का निर्देशांक लिखते हैं, फिर y का निर्देशांक लिखते हैं। जैसे इस बिंदु को हम जैसे इंडिकेट करें तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, 3x अक्ष पर आएगा और 4y अक्ष पर आएगा। तो इसको जब हम 4 पर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा, कहीं पर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,4। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यह हो जाएगा 3, तो मतलब वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो ये वाई अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है। तो मतलब ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब इसको हम कोट भी कहते हैं, एक होता है भुज, एक होता है कोट। तो कोट जो होता है वो होता है पहला, भुज जो होता है दूसरा, नहीं पहला भुज होता है दूसरा कोट होता है। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि 52 ताश की फेंटी गई, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता। तो एक प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी है। तो एक ताश में 52 पत्ते होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें लिखा गया है कि इसके इक्का ना होने की प्रायिकता।
इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो पहला इक्का होने की प्रायिकता, उसको एक से घटा देते हैं, और एक तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें कितने होते हैं, 4 इक्का होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो शेष कितने बचे, 48। तो मतलब उसमें से इक्का नहीं निकलना चाहिए, राइट। अगर उसमें से इक्का निकलता है तो वो आपकी शर्त कंडीशन नहीं होगी, वो इक्का नहीं होना चाहिए। तो जो घटनाएं घटित होने की कंडीशन कितनी है, 48, और टोटल कितने पत्ते हैं, 52। संभावित घटनाएं कितनी, 52, सब घटनाएं घटित करती थी 48। तो 48 और बटे 52, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12/13। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये रहा। और इसका दूसरा तरीका है कि एक ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4। तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी, कितने पत्ते हैं इक्का, 4। तो 4/20, ताश के पत्ते कितने हैं, 52। तो 4/52 मतलब 1/13, ये इक्का होने की प्रायिकता। लेकिन पूछ कौन क्या सा रहा है, इक्का ना होने की प्रायिकता। तो इक्का होने की प्रायिकता को इक्का ना होने की प्रायिकता बनाने के लिए उसको 1 से घटा दिया जाता है। 1/13 को जब घटाएंगे तो 1/12 आएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और इसे इसमें भुज होता है 3 इकाई हो गए। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, कुल इसमें देखते हैं कुल ताश के पत्ते कितने, 52। ताश की गड्डी में इक्कियों की संख्या 4, शेष पत्ते 48। मतलब सेकंड मेथड से लगाया गया, बेसिक मेथड। अभी आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो एडवांस मेथड में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी कंडीशन दी गई, अगर उसमें हम वो नहीं निकालने की कंडीशन है तो हम वो घटना निकालते हैं जो घटित जो नहीं पूछ रहा है, फिर उसको 1 से घटा करके उसके अपोजिट घटना को निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि पत्ता इक्का ना होने की प्रायिकता, शेष पत्तों की संख्या कुल पत्तों की संख्या 12 मतलब राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। फिर बताते हैं सभी खंड के किस मान के लिए जो युगपत समीकरण हैं इतने का कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने की जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी होगी कि अगर दो समीकरण दिए हैं उनमें के का मान, मतलब ऐसा कौन सा मान रखें कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपको पढ़ाया था पहले कि उसमें वो A1/A2 करके, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें कंडीशन होती है कि अगर जब भी जो इसके स्टैंडर्ड जो गुणांक होंगे उनका मान जब भी A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 हो जाता है तो उसके जो युगपत समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, तो उस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है, ये आप याद रखें। स्टैंडर्ड कंडीशन ये रही आपकी कंडीशन। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये युगपत समीकरणों के मान, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं और इन इक्वेशंस को यदि है एक इक्वेशन एक यदि है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन कौन सी दी है, ये वाली। इसमें हम क्या करेंगे, इसके हम मान निकालेंगे, इसके स्टैंडर्ड समीकरण से इसके मल्टीपल इसके जो कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के पश्चात A1/A1 प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से इसके स्टैंडर्ड करेंगे तो A1 और A2 के जो मान होंगे वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये रहे आपके A1 और A2 के मान। तो हमें वहाँ से प्राप्त होगा A1 इक्वल टू 3
B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू -1, B2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, B2 इज इक्वल टू k माइनस 1, C2 इज इक्वल टू -2k प्लस 1, ये आपके प्राप्त होंगे। फिर जो आपको जो कंडीशन बताई है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, इसमें रख करके फिर इसमें रखा गया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब भी मान रखा गया, जब इस कंडीशन में मान रखा गया तो हमें ये मान प्राप्त हो गए। ये देखिए यहाँ पर जब इस कंडीशन में मान रखे गए तो हमें ये कुछ समीकरण प्राप्त हुआ। इन समीकरणों की सहायता से हमने इन दोनों का यूज करके हमने देखो इसमें मान रखा गया, ये बराबर इक्वल टू नॉट लगाया, फिर हमने इन दोनों की सहायता से ये हमने इस रिलेशन प्राप्त किया और इसको हमने मतलब ये माइनस माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर हम इसको बराबर नहीं होने के कारण इसको हम थोड़ा बराबर नहीं रखते, फिर इन दोनों की सहायता से हम के की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जो आपकी के की वैल्यू रही वो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो के की वैल्यू 2 आएगी। फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को या नहीं कर रहा है। अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये गलत होगा मान के का, फिर से निकालें। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सही होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि के मान 2 रखने पर हमने 3 क्या आया था फार्मूले में क्या आया था 3k/, यहाँ पर 3k/2k यहाँ पर हमने रख लिया। फिर यहाँ से जब करेंगे तो ये आएगा मान आपका, फिर 3k और यहाँ से k की मान हमने 3k इसमें रख दिया तो 1 आया। फिर k/-1 के रखेंगे तो 1 आएगा, फिर 2k + 1 के रखेंगे तो 1/5 आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3k/2k - 1 बट इक्वल टू 1 इस बराबर नहीं होगा, मतलब ये जो आपकी समीकरण होगी वो सेटिस्फाइड होगी। तो k बराबर 2 रखने पर निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यहाँ से हमें हल प्राप्त हो जाएगा। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, उसको देखते हैं। यहाँ पर आया आपका अगला क्वेश्चन कि AO/OC इक्वल टू BO/OD इक्वल टू 1/3। तो अगर DC इक्वल टू 1.5 दिया गया है तो AB का मान बताना, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि ये वाला कंडीशन। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो एंगल होता है ये शीर्ष मुख्य कोण होने के कारण ये कोण बराबर होंगे। तो DC दिया है 1.5 और ये वाले जो कोण हैं त्रिभुज AOB और ए त्रिभुज COD में ये कंडीशन दी गई है आपको, ये शीर्षमुख कोण होने के कारण बराबर होंगे। तो अगर इनका रेशियो बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे। तो हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होता है, मतलब जो आपका समरूप त्रिभुज होता है उसकी कंडीशन होती है भुज साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड। तो उसमें साइड एंगल साइड की कंडीशन 2 कोण बराबर हैं और साइडों का रेशियो बराबर है, मतलब इसका रेशियो इसका रेशियो के बराबर है। तो यहाँ पर आपका जो समरूप त्रिभुज होगा वो वेरीफाई कर जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली आपकी कंडीशन बन जाएगी कि रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। तो इस वाले रेशियो को हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर आपको DC इक्वल टू दिया है 1.5 तो यहाँ पर रख दिया गया DC इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पर रखने के पश्चात AB की वैल्यू 0.5 निकल आएगी। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, ये और आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। इसमें दिया गया है कि √3 tan 12 cot 45 cot 60 cot 88। इसको हम करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, √3 tan को हम चेंज करेंगे 10 19 - 78, इसको यहाँ से चेंज करेंगे और cot 45 की वैल्यू 1 होती है और cot इसकी मान 1/√3 होती है, वैल्यू सीधा रख देंगे। फिर tan 45 की वैल्यू 10 ऐसे रख देते हैं। फिर इसको सेम रखेंगे √3, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/cot 78, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर आपका सोल्यूशन दिया गया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ कि आपका वीडियो लॉन्ग ना जाए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर वैल्यू ली गई है 10 इतने इतने सभी का मान रख दिया गया है, इसको सिम तोड़ लिया गया है। फिर इसको cot 45 इतने cot 10 इतने, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है इसके मान रख लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से रख करके इसको कैंसिल करेंगे 1 मान आ जाएगा इसका। फिर बात आती है अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। मतलब एक ये लीप वर्ष का मतलब होता है सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, अगर लीप वर्ष की बात करता है तो उसमें हो जाता है 366 दिन। मतलब जब भी कोई बात होता है 366 दिन।
जब भी कोई बात आती है तो उसमें जैसे 365 का जो 365 जो दिन होते हैं उसमें सप्ताह कितने होते हैं, एक दिन शेष बचता है, एक विषम दिन होता है शेष। आगे जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप उसमें पता चलेगा कि उसमें विषम दिन सम दिन क्या होते हैं, वो आपको आगे जानना पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको 1 शेष आएगा, बाकी सब तो आपके जो नंबर होंगे वो पूरे डिवाइड हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा फाड़ दिया, यहाँ पर 52 नहीं 53 होगा, क्योंकि 52 तो संडे 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 संडे तो ऑलरेडी होंगे। 53 संडे ना होने की प्रायिकता मांग रहा होगा, थोड़ा मिस्टेक में लग रहा है। 53 होगा क्योंकि 365 में होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही कर लेना, तो यहाँ पर 53 होने चाहिए। तो आपके 2 दिन 2 जो होंगे वो विषम दिन बनेंगे। तो 2 दिन कौन कौन से आ सकते हैं, 2 दिन में कौन कौन सा, संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, थर्सडे आ सकता है, थर्सडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है, सैटरडे आ सकता है, और सैटरडे आ सकता है, संडे आ सकता है, सैटरडे संडे। तो यहाँ पर ये नहीं, ये मतलब रवि होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे हम देख लेते हैं, मतलब इसकी प्रायिकता तो 2 दिन ना होने की प्रायिकता उस वहाँ पर रख लेंगे, वहाँ पर अफान वो करेंगे तो 2/7 करके कुछ आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है, ताकि टाइम आपका बच सके। ये रहा आपका सोल्यूशन, ये रहा आपका क्वेश्चन। लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 360 आ जाएगी। यहाँ पर 52 सप्ताह होंगे, देखिए 52 सप्ताह में तो 52 संडे होंगे ही, इन दोनों संडों में संडे ना होने की प्रायिकता, तो सोमवार मंगलवार आएगा, तो फिर सोमवार मंगलवार आएगा, रविवार सोमवार आएगा, मंगलवार बुधवार आएगा, बुधवार गुरुवार आएगा, या फिर गुरुवार शुक्रवार आएगा, शुक्रवार या शनिवार आएगा, शनिवार या रविवार आएगा। तो एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होंगे, तो 52 रविवार होंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है 52 रविवार होंगे ही। जब 2 शेष दिनों में रविवार ना होने की प्रायिकता कितने होते हैं, शेष 2 दिनों में कोई भी स्वीकार ना हो, रविवार ना होना चाहिए, जबकि 2 शेष दिनों में कोई भी स्वीकार ना हो। तो ये नेस बराबर इतना हो जाएगा, एन इक्वल टू इतना, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो 5/7 आ जाएगा। ओके, फिर बात आती है हम अगले क्वेश्चन की करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। इसका प्रथम पद ए है, अंतिम पद 49 है, और सभी पदों का योग इतना दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए इक्वल टू 4 और अंतिम पद एल इक्वल टू 49 और सभी पदों का योगफल एस एन इक्वल टू 265 दिया गया है, मतलब 265। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी है, प्रथम पद कितना है 4, अंतिम पद 49 है, सभी पदों का योगफल 265 है, और माना पदों का योगफल कितने है। यहाँ पर फार्मूला होता है कि एस एन इक्वल टू ए प्लस एल, n/a+l। तो एस एन इक्वल टू रख देंगे, यहाँ पर 4 + 29 रख देंगे, यहाँ से एल एन की वैल्यू निकालेंगे, जो कि यहाँ पर एन की वैल्यू 10 आएगी। ओके, फिर बात आती है अगले। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 0.66 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। इसको अगर जब आप आगे के हायर स्टेज में जाएंगे तो उसको 6 का मान लेकर के डिवाइड बाय 1 करके ऐसे करके, तो यहाँ पर हम बेसिक से फार्मूला लगा करके बता दे रहे हैं कि जैसे कि हमने मान लिया कि आपका जो x इक्वल टू दिया गया है 0.6, ये पॉइंट है आपका 6, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये x बराबर दिया है। फिर हम दोनों पक्षों में 10 से मल्टीपल कर देंगे, ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी फर्स्ट। तो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666। फिर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 9x इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 6, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ये इसमें से घट जाएगा। फिर हम यहाँ पर x इक्वल टू कितने याद कर लेंगे 6/9। इसको आगे मेथड में बताया गया है, हम आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं ताकि आपका टाइम, मेरा और आपका टाइम बच सके। देखिए यहाँ पर हमने मान लिया x, इसको 10 से हमने मल्टीपल कर दिया, फिर 10x बराबर इतने हो जाए, इसमें से इसको घटाएंगे, तो जब इसमें से घटेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 + 0.66 लिख सकते हैं। फिर ये वाला और ये वाला, क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर दिया गया कि वृत्त के व्यास के निर्देशांक जो हैं ये दिए गए हैं, कि एक वृत्त है उसके व्यास के निर्देशांक ये दिए गए हैं और उसकी त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, इसका निर्देशांक एक यह दिया गया है, एक ये दिया गया है।
इसके निर्देशांक दिए गए हैं -2 कामा -7 और इसका निर्देशांक दिया गया 1 कामा -1। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना आप जानते हैं, ये व्यास हो गया, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, वही इसका सेंटर हो जाएगा। फिर इसमें x को -7/-2 ये करके देगा, तो इसको घटा करके जोड़ करके घटा देंगे, 2 से भाग कर देंगे, इसको करके जोड़ के आधा तो सेंटर हो जाएगा। और त्रिज्या निकालने के लिए इनके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, या इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके उसको आधा कर देंगे। मैं फिर से एक बार रिवाइड कर रहा हूँ कि इन दोनों ये आपका व्यास दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। आपके फार्मूला से d² बराबर करके रूट होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करके, फिर इनके बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगी। और इन दोनों का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, वो इस वृत्त के सेंटर के निर्देशांक हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया है चित्र, इसमें हमने मान लिया कि वृत्त व्यास है, इसके निर्देशांक ये दिए गए हैं, इसके निर्देशांक ये दिए गए, फिर हम इसके सेंटर के निर्देशांक ये मान लेंगे। फिर हम बात करते हैं आगे जा करके देखेंगे कि हमने इसके केंद्र के निर्देशांक हमने ये मान लिया और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का क्या होता है, x1/x1 + x2/x, मतलब x = x1 + x2/2 और फिर यहाँ से x के निर्देशांक निकालेंगे, x के मान y की मान वैल्यू निकाल करके रख देंगे, इसमें x की वैल्यू निकाल आएगी यहाँ से। फिर हम यहाँ पर y के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, y का क्या होगा y1 + y2/2, y के निर्देशांक y कोट ज्ञात हो जाएगी, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे और इस तरीके से हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। और इन दोनों के मान हमने रख दिया, मान रख करके y का मान प्राप्त कर लेंगे, y के मान प्राप्त होने के पश्चात में ये मान प्राप्त हो जाएगा। फिर ये मूल बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे आपके, क्योंकि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो मूल बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे। अब बात आती है त्रिज्या की। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। वो मतलब आपका क्या था, आपका ये एक त्रिभुज था, ये सेंटर था, ये ए था, ये बी था, ये वो था, ए वो ये बी बराबर होंगे, उनके बीच के बिंदुओं के निर्देशांक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लें, या इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लें, या इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके उसको 2 से डिवाइड कर दें, तब भी निकल आएगा। तो हमने इसके बीच की दूरी निकाली गई है, वहाँ से यह निकाल करके क्या होता है फार्मूला होता है ये y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। मतलब इसको कैसे एक्स पहले लिखो या बाद में लिखो, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाती है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाती है यहाँ पर 5/2 इकाई। ओके, फिर बात आती है अगला क्वेश्चन, देखते हैं कौन। ये निर्देशांक सेंटर के, ये उसकी त्रिज्या है। अब बात आती है अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखते हैं। पेज छोटा होने के कारण इस पर हम इसका सलूशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बोर्ड पर पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आप PDF के माध्यम से ही पढ़ा सकता हूँ। जितना छोटा मोटा मेरा योगदान हो सकता है आप लोगों की हेल्प में, वो मैं आपको लिए ज़रूर करूँगा। जितना भी मेरे पास अनुभव है, नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे अनुभव से कुछ गेन करें, ताकि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं r बराबर इतना दिया है, थीटा बराबर 90 अंश दिया गया। तो यहाँ पर हम ये जो ट्रायंगल दिया गया, इसका हम इस जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला जो शीर्ष कोण दिया गया है वो 90 अंश का है। ये वाला 10 भी होगा, ये भी वाला 10 होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं और रेडियस एक सेम सर्कल की जो रेडियस होती है समान होती है। फिर और ये यहाँ पर हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट एंगल ड्रा हो जाएगा, जहाँ पर ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हाफ आधार मतलब 10 गुणे ऊंचाई = 10। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50। फिर बात आती है कि एक हमने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा है कि त्रिभुज के किसी खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, πr² / 360 × थीटा। यहाँ पर थीटा ये वाला एंगल होता है, ये वाला उसके शीर्ष पर कोण जो होता है। और इसी की सहायता से अब एक और बेसिक फंडा लगाना है कि ये वाला जो खंड दिया गया इसका एरिया निकाल करके इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसमें से घटा देना है। फिर मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये आपका खंड है, वृत्त का खंड, और ये आपका त्रिभुज है। तो इस खंड वाले एरिया में से
ये जो खंड का एरिया है, इस खंड वाले ये तो आपका त्रिभुज है, ये इस खंड वाले एरिया में से इस त्रिभुज वाले एरिया को घटा देना है, तो बचेगा ये वाला, तो इस बचे वाले का एरिया निकल आएगा। ये रहा आपका एरिया जो बचेगा। तो इसी को आगे करके दिखाया गया है, मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ आगे। ये रहा, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर वाला फार्मूला लगा दिया गया है, फिर यहाँ पर हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये तो आगे पढ़ोगे उसमें फार्मूला रहेगा, आप बेसिक फार्मूला वही लगा दोगे, हाफ आधार गुणे ऊंचाई तब भी लग जाएगा। आर मतलब 10 है तो यहाँ पर आर होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा 90 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक बात फिर अगला क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतने और इतने का मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात करने का क्या तरीका, वही फार्मूला है एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम वही फार्मूला है जो पहले छोटे क्लास में आपने लगाया था। कौन सा, इससे आपने कुछ कोई भी दो संख्या दी, जैसे कि आपको दिया गया है जैसे 12, कोई भी संख्या दिया गया है, जैसे कि इसी को दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया 5, यहाँ पर दिया गया है 12, इनका लासा निकालना, तो हम इसको इसमें से डिवाइड करते हैं इनका लासा निकालने के लिए, तो इसको 5 2 जाएगा 10, 5 2 10 जाएगा। ठीक, तो इसमें देखें तो कितना 10 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे इतना हो जाएगा 2। अब 2 से इस 5 को फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 2 2 4 आएगा, फिर 1 बचेगा, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके का फार्मूला है। तो इसको आगे देखते हैं किस तरीके से होता है फार्मूला। ये रही आपकी एल्गोरिथम, ये रहा फंड एल्गोरिथम थ्योरम के अनुसार ये क्या होता है, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल इंटू, यहाँ पर शेषफल इससे बड़ा होता है आर होता है, ए भाज्य है भाजक है क्यों भागफल है आर शेषफल है। फिर इसमें क्या गया है, इससे इसको भाग दिया गया है 576 को, तो ये 426 से कटा हुआ है, एक बार में कटा हुआ, 150 का शेषफल बचा है जो कि 150 है, इसके बीच में आता है। फिर इसको किया गया है, फिर इसको किया गया है, फिर 150 से इसको किया गया है, 126 को उससे डिवाइड किया गया। फिर आप जनरली इसी प्रकार से कर सकते हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका कौन सा तो संख्या था 426 576 से, तब भी आ जाएगा आपका फार्मूला। फिर यहाँ से आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, आपका यही आंसर आएगा। आप दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट करोगे, आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें आप खास इसकी वैल्यू रख कर रिपोर्ट करोगे, मल्टीपल करोगे, आ जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। और ये रहा फंड एल्गोरिथम थ्योरम के अनुसार ये क्या होता है, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल इंटू, यहाँ पर शेषफल इससे बड़ा होता है आर होता है, ए भाज्य है भाजक है क्यों भागफल है आर शेषफल है। फिर इसमें क्या गया है, इससे इसको भाग दिया गया है 576 को, तो ये 426 से कटा हुआ है, एक बार में कटा हुआ, 150 का शेषफल बचा है जो कि 150 है, इसके बीच में आता है। फिर इसको किया गया है, फिर इसको किया गया है, फिर 150 से इसको किया गया है, 126 को उससे डिवाइड किया गया। फिर आप जनरली इसी प्रकार से कर सकते हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका कौन सा तो संख्या था 426 576 से, तब भी आ जाएगा आपका फार्मूला। फिर यहाँ से आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, आपका यही आंसर आएगा। आप दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट करोगे, आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें आप खास इसकी वैल्यू रख कर रिपोर्ट करोगे, मल्टीपल करोगे, आ जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। और